आईने की तरह होती है। अगर आप मुस्कुराओगे तो जिंदगी भी मुस्कुरा देगी। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपकी दोस्त और होस्ट। संसार में निर्वाण सीजन 3 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उनकी जिंदगी में मुस्कुराहट इतनी ज्यादा है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपनी मुस्कुराहट से सारा माहौल खुशनुमा कर देते हैं और जिंदगी और भी हसीन लगने लगती है। तो चलिए मिलकर सभी स्वागत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का। नमस्कार विभा जी, नमस्ते राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। आपका हमको बुलाने के लिए। बिल्कुल। सो हम शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। और विभा मैम, प्लीज आप बताइए अपने बारे में। देखिए, नाम तो आपने मेरा बता ही दिया, विभा गुप्ता। मैं पहले क्या थी मुझे नहीं पता, पर 2011 के बाद क्या हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं एक PSSM की बहुत अच्छी मास्टर हूँ। ध्यान करती हूँ, ध्यान करवाती हूँ। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैंने चेंज देखा है और अपने द्वारा जो पत्री सर ने मुझे सिखाया वो अब और सबको बांटती हूँ, तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारा चेंज महसूस कर पाती हूँ। तो वो जो महसूस करने की जो आदत मेरे अंदर पैदा हुई है वो 2011 के बाद हुई है। बहुत खूब। सर आप बताएं प्लीज। मैं राजीव गुप्ता, मैं स्टील सप्लाई का मेरा काम है और 2011 से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ। और पत्री सर और शास्त्री सर हमारे जो मास्टर थे, उन्होंने पिरामिड बनाने का भी मेरे को मोटिवेट करा, तो मैं 3-4 साल से पिरामिड भी बना रहा हूँ। तो ये हमारी ध्यान यात्रा साथ साथ दोनों की चल रही। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आपकी मुलाकात सबसे पहले कब और कहाँ हुई? मैडम, हमारी मुलाकात हमारे पेरेंट्स के द्वारा हुई, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है। तो बस सब जनों के बीच में मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स आए थे और हम लोगों की मुलाकात हुई। तो उसे हम ऐसे मुलाकात क्या कहें, उसे हम मतलब बस जैसे एक फिल्मों में नहीं दिखाते कि वो चाय की ट्रे लेकर आ रहे हैं, मतलब वो चाय की ट्रे नहीं लेकर आए, पर मतलब उसी तरीके से हम दोनों की जो पहली मुलाकात थी वो हुई हमारी। ओके। सो सर आप लोग तैयार थे शादी के लिए? मैं मजबूरी में तैयार हुआ था। ओके, थोड़ा सा बताइए। मेरे से कंसेंट कोई नहीं ली गई थी, मेरे को बस ओके कर दिया गया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये जो है आपकी यहाँ शादी हो रही है। तो आप शादी ना करके उस समय क्या अपनी स्टडीज परस्यू करना चाहते थे या बिजनेस? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। शादी भी इनलाइन ऑनलाइन ही मतलब चल रहा था प्रोसेस, वो भी। बाकी मैं अपने बिजनेस में बिजी था। ओके। सो आप दोनों अध्यात्म में कैसे आए? मुलाकात तो आपने बताई कि पेरेंट्स के थ्रू हुई, बट अध्यात्म आपके जीवन में कैसे जुड़ा? मैम, अध्यात्म हमारे जीवन में बाय चांस जुड़ा। देखिए, पहले हम अध्यात्म को सिर्फ ये समझते थे कि पूजा कर रहे हैं मीन्स हम आध्यात्मिक हैं। हमें नहीं पता था कि सिर्फ पूजा करना या किसी की आराधना करना आध्यात्मिकता नहीं है, वो धार्मिकता है। बस आप एक को बता दिया गया है तो आप मंदिर के आगे बैठते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो मैं ऐसे ही मैं पूजा किया करती थी और ये बहुत थोड़ी करते थे, पर मैं थोड़ी ज़्यादा करती थी। तो बस हम वो करते थे और उसमें खुश थे, क्योंकि लाइफ हमारी खुश थी। वो पूजा की वजह से थी या बिना पूजा की वजह से थी ये तो मैं नहीं आपको बता सकती, पर लाइफ हमारी जैसे एक लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन थी कि जो भी कुछ हमें मिला है वो मोर और लेस इनफ है। फिर मेरी सिस्टर ध्यान में पहले आ गई थी मुझसे 1 साल पहले। मेरी छोटी सिस्टर है, वो ध्यान में पहले आ गई थी। उसने मुझे परस्यू करा कि दीदी एक ध्यान होता है, आप कीजिए। और आपको भी पता है इस ध्यान में कुछ करना नहीं है, कुछ मांगना भी नहीं है, कोई आपको चैंटिंग भी नहीं करनी है, मांगना भी नहीं है और कुछ करना भी ऐसा नहीं है। आपको जो आपके पास स्पेयर टाइम है आप उस समय कर लीजिए। तो मुझे ना बिल्कुल अटपटा वाली बात लगी ये कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कुछ करना नहीं है और आपको सब। अच्छा, उसने साथ में ये भी जोड़ दिया, दीदी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, फाइनेंशियल हैं, फिजिकल हैं, मेंटल हैं, वो सब इससे ठीक हो जाती हैं। मेरे गले नहीं उतरा।
मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना मांगे कैसे कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये सुना है कि मांगना पड़ता है, बिल्कुल बिना conditioning। मांगे। हाँ, क्योंकि एक ये लाइन आपने भी टैगलाइन सुनी होगी कि बिन मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो वही मेरे को भी ऐसा लगता था, तो मैं नहीं आना चाहती थी। पर वो ना मुझे फोन करके ना बहुत टॉर्चर करती थी। छोटी है तो मैं ये शब्द कह सकती हूँ उसके लिए, कि टॉर्चर करती थी कि दीदी करो, दीदी करो, दीदी करो, बहुत अच्छा होता है, ये है वो है। तो आप बिलीव कीजिए कि मैंने ना उससे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ मैं कर रही हूँ, और मैं असल में नहीं करती थी। फिर उसने कहा कि दीदी आप बढ़ाइए टाइम, और मैंने झूठ में ही टाइम भी बढ़ा दिया। 5 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 1 घंटे तक मैं ले गई। तो 1 घंटे तक मैं ध्यान झूठ में ले गई, सच में नहीं ले गई। बैठी मैं शायद 5 सेकंड भी नहीं। होता रहा ये सब कुछ। जब उसको पता चला कि 1 घंटा दीदी करने लगी, वो मुझसे, आप हंसेंगी कि वो मुझसे ना एक्सपीरियंस भी पूछती। नेचुरली हम लोग पूछते हैं ना कि भाई अब आपको इतने दिन हो गए करते हुए, तो आपको एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस वो भी मुझे बहुत सारे बताया करती थी, औरों के भी और अपने भी। मैं वही चेप देती थी उसको कि उसमें अपना कुछ मिक्स मैच करा और उसको चेप दिया कि मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ। उस बेचारी को क्या पता कि दीदी झूठ बोल रही है, पर मैं बिल्कुल झूठ बोल रही थी। इस तरीके से पिरामिड मेरे जीवन में आ गया। पिरामिड के लिए भी उसी ने मुझको कहा कि दीदी एक पिरामिड होता है, वो आप लगा लीजिए तो आपको ना 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अच्छा देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए वो चीज़ इतनी ऐसी नहीं लगता ना कि आप, और वो अफोर्ड करने वाला इतना लंबा चौड़ा पैसे भी नहीं लग रहे थे उस समय, 1,500-2 हज़ार का शायद लगा था वो। तो हमने वो अपने वॉल पे लगवा लिया, और हमने उसको बता दिया, हमने लगवा लिया। और दीदी उसके नीचे कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। कैसा लगता है? अरे भैया उसके बाद तो और पूजा जी आप बिलीव करेंगी, मैं 5 सेकंड भी उसके नीचे नहीं बैठी कभी भी। तो इस तरीके से मेरे जीवन में जो अध्यात्म आया, ध्यान आया, शुरुआत झूठ से हुई। पर मैं इससे अपने सारे ध्यानी मित्रों को ये बताना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे कॉज के लिए जब झूठ भी बोलते हैं ना, तो वो भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। मेरे जीवन में ये झूठ धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक अच्छी चीज के लिए झूठ बोल रही थी, वो धीरे धीरे मेरे जीवन में कब कैसे उतरने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। और वो आज अब मैं आपके सामने हूँ, 11 साल हो गए मुझे इससे जुड़े हुए, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन में, शायद अगर आप मुझसे पूछें कि अगर ये हट जाए तो क्या है, तो मैं कहूँगी मैं कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे। सो आपने बाद में थोड़ा सा मुझे बताइए कि फिर आपने एक्चुअली कब मेडिटेशन शुरू करी? जब आपने घर में पिरामिड भी लगवा लिया, तो उसके बाद आपने मेडिटेशन कैसे शुरू करी? मैंने मेडिटेशन ऐसे शुरू करी कि असल में मेरी मदर को कैंसर हो गया था। तो मदर को कैंसर हो गया तो हम लोग सब सिस्टर्स, हम चारों सिस्टर्स ही हैं, 4 सिस्टर्स हैं हम। तो हम सिस्टर्स का सबका आना मम्मी के पास शुरू हुआ, और मैं क्योंकि सबसे बड़ी थी तो मैं ही मम्मी के पास उस समय रह रही थी। तो अब आप देखिए कि यूनिवर्स, इसमें मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए कि यूनिवर्स किस तरीके से क्या क्या आपके साथ करता है। अब वो जो सिस्टर मेरी थी वो मुझे ऑन कॉल बताती थी, और मैं भी ऑन कॉल झूठ बोल लिया करती थी। अब वो मेरे सामने खड़ी थी कि दीदी मम्मी बीमार है, बैठकर मेडिटेशन कीजिए। अब मेरे पास एस्केप का कोई चांस नहीं था, तो उस समय हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया। पर तब भी आप देखिए, लाइफ पता नहीं क्या आपके साथ ड्रामा करती है, या वो मेरे लिए था या और सबको बताने के लिए था। मैंने उसमें भी वे आउट देखा। जो मम्मी की केयर टेकर आती थी, क्योंकि मुझे मम्मा का बहुत सारा काम होता था उस समय, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ मुझे देखना है, सब टैकल करना है, मम्मी की दवाइयों का देखना है, सब कुछ, बहुत कुछ मुझे उस समय, और मेंटल स्ट्रेस भी था। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने केयर टेकर को सिखा दिया कि तू मम्मी के पास बैठ के ध्यान किया कर मेरे को और बहुत काम है। मतलब मैंने कोशिश पूरी करी, पर पत्री सर भी पत्री सर हैं, उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। तो
ये सब चलता रहा, पर 25 नवंबर को मेरी मम्मी ने बॉडी वेकेट कर दी। अब तो वो घर ही आ गई, क्योंकि तब हम चारों सिस्टर्स वहीं रह रहे थे। अब वो बैठा देती थी हमको ध्यान में कि दीदी आओ, मम्मी की सोल के लिए हम लोग बैठकर ध्यान करें। अब तो आप कहीं भाग नहीं सकते ना, अब आप झूठ भी नहीं बोल सकते। जितना बोल सकती थी मैंने बहुत बोला, पर अब मेरे पास चांस नहीं था। और हम लोग तब हम बैठे, धीरे धीरे करा कुछ आँख खोली, कभी आँख ऐसे ही कुछ जैसे भी करा, उस समय हमने करा। फिर पूजा जी क्या हुआ कि उसने जब जो भी हमारा सारे सब कुछ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद उसने एक विशाखापट्टनम के बारे में बताया कि ध्यान महाचक्रम दीदी होता है एक, आप वहाँ चलिए, वहाँ बहुत मास्टर्स होते हैं और सुना है बहुत एनर्जीज होती हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा या जो लड़की या जो लेडी बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही, उसको आप कह रहे हो उन मास्टर्स के पास चले जाओ, क्या करेगी वो वहाँ जाकर जब वो करती नहीं है ध्यान। अच्छा, हस्बैंड उस समय वहाँ पर नहीं थे मेरे, मतलब मम्मा के पास, हम जहाँ रह रहे थे हम। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं इनसे बात करूँगी। और इनकी नेचर है कि ये ना क्राउड में नहीं जाना पसंद करते। मतलब क्राउड जैसे पूजा का टाइम मंदिरों में जब क्राउड होता है, जैसे हम लोगों को पता है हम लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो ये कहते हैं मंगलवार को मत चलो, सोमवार को चलो या बुधवार को चलो, मंगलवार को जाने का कोई फायदा नहीं। तो मुझे पता था कि यहाँ से तो यस आएगी ही नहीं, तो मैंने उसको कह दिया आप, क्योंकि जो काम होना होता है वो इस तरीके से होता है। मैंने आकर इनको बोला दिसंबर का टाइम है, वो दिसंबर का टाइम है, दिसंबर में वेकेशंस होती हैं, आपको टिकट्स एकदम मिल ले। हम फ्लाइट से नहीं जा रहे थे, हम ट्रेन से जाने की बात कर रहे थे उस समय, तो टिकट्स नहीं मिल सकते उस समय, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आराम से टिकट्स। मैंने इनको आकर बोलकर मैं भूल गई। ये लैपटॉप पर बैठे कहने लगे विभा किस दिन का टिकट्स करवाने हैं, कहाँ के करवाने हैं? कह रहे विशाखापट्टनम कह रही थी। और मेरे पास भागने के चांस खत्म हो गए। तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा कि अच्छा आप इस दिन का करवा लीजिए। और आप यकीन मानिए टू एंड फ्रो के हमको टिकट्स मिल गए, अवेलेबल टिकट्स, कंफर्म टिकट्स। ये भी नहीं कि आरएसी मिला है या भी वेटिंग में, कुछ नहीं, हमको कंफर्म टिकट्स मिल गए टू एंड फ्रो के। और तब भी मैंने तो ये सोचा था विशाखापट्टनम का बहुत सुंदर पोर्ट है, वहाँ जाएंगे मौज मस्ती करेंगे। मैंने कहा ये मेडिटेशन करेगी, हम तो अपने घूमेंगे फिरेंगे। और वहाँ पर मैडम पत्री जी ने नहीं जाने दिया कहीं भी। वो जो मैं एक्सपीरियंस लेकर आई पत्री सर के साथ पहली बार, मैं उसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती, आपको नहीं बता सकती। मैं वहाँ उतरने के बाद मैं आज तक वहाँ से निकल नहीं पाई, और मैं निकलना चाहती भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा हेवन है कि जहाँ से आप कभी भी नहीं निकलना चाहेंगे। एक बार एंट्री मिल गई ना, और जो उसमें से एग्जिट कर गया वो फिर एंट्री नहीं ले पाए। ये तो मैं कंफर्म सबसे कहती हूँ कि अगर उसमें से अगर आप एक बार उसका मजा लेकर आप उसको उन मोमेंट्स को, उन चीज़ों को, उन एनर्जीज को एंजॉय करने के बाद अगर आप कहीं किसी भी वजह से एस्केप कर गए वहाँ से, फिर एंट्री कितने जन्मों बाद मिलेगी ये हम में से कोई नहीं जानता। और मैं उसमें से कभी भी एग्जिट नहीं लेना चाहूँगी और ना ही लूँगी कभी, ये मेरी ओथ है। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपनी अध्यात्म की जर्नी को एक्सप्लेन किया। और अब मैं सर से कहना चाहूँगी कि आप भी शेयर कीजिए अपनी जर्नी को। मेरी जर्नी भी इनके साथ साथ ही शुरू हुई, दोनों की अलग अलग बिल्कुल नहीं हुई, दोनों ने ही साथ साथ कदम आगे बढ़ाए। और 2011 से अब तक जो है साथ साथ ही हैं, और साथ साथ ही आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, और किसी चीज़ को ये नहीं है कि भाई किसी कोई इशू आ गया तो उसकी टेंशन हो गई, टेंशन मुक्त हैं, ब्लिसफुल लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। सो सर, जैसे मैम ने बताया कि उन्होंने बहुत टाइम तक एस्केप किया मेडिटेशन को, ध्यान को, तो जब आप विशाखापट्टनम गए साथ,
तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कैसे उसको इतनी जल्दी अडेप्ट करा? एकदम वहाँ विशाखापट्टनम में जाने के बाद इतनी एनर्जी थी, वहाँ हम बैठते थे और बिल्कुल शून्य हो जाते थे। मतलब उस एनर्जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वहाँ तो हद से ज़्यादा एनर्जी थी, और एनर्जी के अलावा मतलब हम बैठते थे थोड़ी देर के लिए और पता नहीं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पता नहीं लगता था। तो उस एनर्जी का मज़ा जो इतना आया हमें, वो आज तक हम ले रहे हैं। सो आपका भी वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा भी मेडिटेशन का? जी जी। आपको इतना अच्छा फील आएगा ना कि आप चाहेंगे भी ना तो वहां से निकलना, आप निकल नहीं पाएंगे। शास्त्री सर इतने प्यार से मिलते थे हमको, इतना प्यार देते थे, इतना मतलब मैं आज भी कहूंगी कि नहीं रोना चाहिए, पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको रुलाती भी हैं। तो मुझे वो सब कुछ याद आता है कि किस तरीके से उन लोगों ने हमको ऐसे प्यार से समेट लिया ना अपने अंदर कि आज भी हमको मुझे कमी महसूस होती है। वो जो एक है खालीपन, मैं उसको शेयर करूंगी कि मेरे अंदर शास्त्री सर के जाने के बाद और फिर उसके बाद पत्री सर के जाने के बाद एक कहीं कुछ खालीपन रह गया, क्योंकि हम कभी 2 अलग लोग नहीं हुए, हम एक फैमिली थे उस समय। तो मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ जैसा कि आप फील कर रहे हैं। जैसे कि माँ बाप का एक अनकंडीशनल लव रहता है, वैसे ही जो हमारे गुरु होते हैं हमें इस तरह से प्यार करते हैं बच्चों की तरह, और उनके जाने के बाद बीइंग ह्यूमन कमी महसूस होती है, बट हाँ हमेशा हमारे दिल में और उनकी टीचिंग्स हमारे साथ हैं। तो इमोशंस आते और जाते हैं। और मुझे उसमें गलत भी नहीं लगता, मुझे अपनी फीलिंग्स बताने में कभी शर्म नहीं आती। हाँ मुझे फील होता है, जो कि बहुत नेचुरल है। नेचुरल। तो एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जैसा कि मैंने सुना है कि आप पिरामिड के साथ जुड़े हुए हैं, अभी आपने बताया कि पिरामिड बनवाने की बात भी आपने करी, तो थोड़ा सा विस्तार में बताइए उस बारे में। शास्त्री सर ने कहा था कि आप पिरामिड बनाना शुरू कीजिए, लोगों को यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है तो लोगों को मिल जाएंगे, पिरामिड एनर्जी लोग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को पिरामिड बनानी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लाइन से अटैच्ड हूँ, मेरा स्टील सप्लाई का काम है, तो फैक्ट्री भी नोन है काफ़ी। फिर मैंने धीरे धीरे पिरामिड बनाने का काम शुरू करा। तो अब मेरे को 4 साल हो गए हैं, मैं पिरामिड बना रहा हूँ और लोगों तक दूर दूर तक भेज रहा हूँ। ओवरसीज़ भी जाते हैं और लोग सेटिस्फाइड हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने लगा लिया है, तो कंप्लीट यूनिट मेरा है। किसी का कोई ये नहीं कि बाहर से कुछ काम हो रहा है, और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्वालिटी में कोई इशू है, ऐसा कोई इशू नहीं। सो जैसे आपने बोला कि 4 साल से आप इस पिरामिड बनाने के काम से जुड़ गए, तो कोई इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैडम, पिरामिड से रिलेटेड बहुत डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस होते रहते हैं। करीब 2-2.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे कॉलर बोन दोनों में फ्रैक्चर था, रिब्स में फ्रैक्चर था, और मैं इस साइड से पैरालाइज हो गया था। तो मैं पिरामिड के नीचे सोता था, पिरामिड वाटर यूज़ करता था, और दवाई मैंने ऑल्दो थोड़े दिन खाई, बहुत कम डेज खाई है, 1 हफ्ते 10 दिन। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई, और आज अब आप देख लीजिएगा कि पैरालाइज पोजीशन में 2 साल में कितनी रिकवरी हो गई। आपको मैं बताऊंगा तो फील करेंगी आप, नहीं तो नहीं पता लग पाएगा आपको। और ऐसे ही एक बार MYDK से वापसी आते हुए गाड़ी में करीब 100-150 पिरामिड थे, तो जब घर आके गाड़ी खड़ी करी तो मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ ने टोका कि तुम्हारी गाड़ी तो टायर पंचर है, आप जो है गाड़ी कहीं लेके मत जाना, इसे दिखा लेना किसी को। जब मैं मिस्त्री के पास लेके गया तो उसने कहा, सर ये तो गाड़ी के तार निकले हुए टायर के, आप कैसे चला रहे हो इसे? मैंने कहा मैं तो 300 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। अब वो गाड़ी ने कोई परेशानी नहीं करी, ऋषिकेश से दिल्ली तक आते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई, टायर पंचर नहीं हुआ, और यहाँ आने के बाद टायर चेंज कराया। उसका 2 या 3 टायर उसके ख़राब थे, बिल्कुल चेंज कराए। तो मैं इसे पिरामिड एनर्जी का ही बिल्कुल कहूँगा कि हमें उसी एनर्जी की वजह से गाड़ी मैम उसके बाद तो पूजा जी आप बिलीव करेंगे, बच्चों ने हंसी उड़ाई, कह रहा है कि मम्मी फिर तो हमको पेट्रोल भी डलवाने की ज़रूरत नहीं है अब तो आपका पिरामिड ही आपकी गाड़ी चला दिया। क्योंकि 3 पहिए बिल्कुल नंगे,
और वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी को तो पलट जाना चाहिए था। और हम ऐसे आए हैं जैसे कोई भी एक गाड़ी में जाता और आता है कि बिना किसी जर्क के, बिना किसी के, कोई फील ही नहीं है कि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसे आप क्या कहेंगे? पिरामिड एनर्जी और ध्यान की एनर्जी, दोनों एनर्जी साथ मिलकर काम करती है। बिल्कुल। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ पिरामिड पर अपने आप को बेस कर लीजिए, आप सिर्फ ध्यान पर तो अपने आप को बेस कर सकते हैं, पर सिर्फ पिरामिड पर मत कीजिए। मैं यही कहूंगी दोनों एनर्जीज को साथ साथ रखिए। बहुत खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू सो मच सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और हमें लगता है कि पता नहीं मिरेकल्स कैसे होते हैं, बट जब हम अपने आँखों से इन चीज़ों को देखते हैं और महसूस करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो मेरा सवाल ये है कि अध्यात्म में या फिर सांसारिक जीवन में लाइफ पार्टनर का एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है आप लोगों को लगता है? अध्यात्म में आने से पहले हम दोनों वैसे भी सपोर्टिव ही थे एक दूसरे के। एज सच कोई ऐसी कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन अब थोड़ा समझने का थोड़ा सा और नज़रिया बदल गया है, सोचने का, समझने का। एक दूसरे की जो भी अगर कमी लगती भी है तो उसे अवॉइड करना पड़ता नहीं, करना ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये अध्यात्म में आने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है। और सपोर्टिव तो शुरू से हम रहे हैं एक दूसरे के, ऐसा कोई कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। मैम देखिए, लाइफ दो जने जब एक साथ साथ चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ गुडी गुडी होगा, ऐसा तो कहीं किसी के साथ भी नहीं होता। पर क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, सपोज कुछ भी इन्होंने कहा या कुछ किया या मैंने कहा या किया, तो अब उसके पीछे का रीज़न समझ में आने लगता है। मैं आपको सही बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे झगड़े नहीं होते या किसी बात पर हमारा मन मुटाव नहीं होता, सब कुछ होता है, वैसे ही होता है जैसे पहले होता था, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा की मैं बात नहीं करती। पर क्या है कि अब ना क्या है कि अब हमको ये समझ में आने लगता है, जैसे सपोज किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। पहले क्या होता था कि आर्ग्यूमेंट का मतलब आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग, ये आर्गुमेंट का मतलब यही है, इसी वजह से आर्गुमेंट। पर अब ऐसा नहीं, अब ये भी समझ में आता है कि नहीं चैन कुछ तो परसेंटेज इनकी, फिर पता है कुछ से शुरू होती है परसेंटेज कि नहीं कुछ परसेंटेज तो इनकी सही है, पर कुछ से शुरू होके 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 वो ज़्यादा हो जाती है और पता चलता है कि नहीं गलती शायद आपकी भी ज़्यादा थी, जो पहले नहीं पता चलती थी। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस आ गई आपके अंदर, और अब उसको ना मानने में भी शर्म नहीं आती। पहले तो मानना तो मतलब ही नहीं उठता कि किसी भी तरीके से, मतलब ये है कि मुझे रूठना जरूरी है और आपको मनाना जरूरी है। अब ये नहीं है, वो रूठने वाला सेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। मनाने वाला तो जब रूठेंगे नहीं तो मनाएंगे कहाँ से तो अब समझ में आने लगा बहुत कुछ कि, और अब ना पहले की गलतियां भी, जो पहले भी रूठा मनाई होती थी, वो भी गलतियां कई बार रिकॉल होती हैं कि वहां तो हम ही गलत थे, वहां तो ऐसा था। तो जो पत्री सर ने हमको सिखाया, समझाया, जो हम सीखे समझे, वो ये कि आप ना अपने से प्यार करना आ गया, और जब अपने से आपको प्यार करना आ गया, सेल्फ लव आ गया, तो आप ना अपने अंदर झांकना सीख जाते हैं। और जब मैं अपने अंदर झांकना सीख गई तो मैं अपने अंदर से बहुत कुछ निकाल पा रही हूँ। बिल्कुल। और जब मैं निकाल पा रही हूँ तो नेचुरली जो निकाल रही हूँ वो झाड़ू मार रही हूँ, गंदगी को निकाल रही हूँ अपने अंदर से, कि जो भी कुछ गलत था, गंदा था। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी कुछ गलत थी ही नहीं। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि जो एक पहले कपल में ब्लेम गेम रहती है कि Yes. आप गलत, तू गलत, तो वो चीज़ से हट के परेशानियां अभी भी अप डाउन्स है, लाइफ है तो अप डाउन्स रहेंगे, बट एक्सेप्टेंस आ गई, दूसरे को अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की समझ आ गई, और रिफ्लेक्ट करने की भी समझ आ गई कि कहाँ हमने वो ईगो लाके और हम दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में बहुत केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना लाइफ को ना एंजॉय कर पा रहे हैं हम। बिल्कुल खुश थे, मैं पहले भी आपको बताया, खुश थे हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, कहीं भी कोई हम दोनों का एक दूसरे के साथ परेशानी नहीं थी, पर अपना लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। अब हम दोनों ज़्यादा बच्चा हो गए हैं एंजॉय करने के मामले में, कि
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा छोटी बच्चा हो गई हूँ, शायद उनसे ज़्यादा न्यूलीवेड कपल हो गए हैं अब हम, कि क्योंकि हमको एंजॉय करना आ गया। तो आपने बहुत ही प्यारी बात बोली, बिकॉज कई बार लोग ये सोचते हैं कि अध्यात्म में आने के बाद लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं नहीं। और सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं, और रिलेशन हस्बैंड वाइफ का ऐसा हो जाता है बिल्कुल साधुओं संतों की तरह। तो बहुत ही प्यारी बात आपने शेयर करी। आई थिंक लोग बहुत इंस्पायर होंगे इस बात से भी। जब सेल्फ लव जो है वो आपने महसूस कर लिया एक बार, तो आप उसको एक बड़े प्यारे तरीके से एक रिलेशनशिप में भी बहुत ही स्मूथली उसको फील कर पाते हैं। जी, और वो बहुत जरूरी है। पत्री सर ने बोला कि संसार भी जीना हमको जरूरी है, निर्वाण भी जीना हमको जरूरी है, और अगर आप निर्वाण के साथ संसार नहीं जिएंगे तो आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पत्री सर का ही कहा हुआ हम लोग कर रहे हैं, और हम सबको ये कहेंगे भी कि अपने संसार को भी कंप्लीट एंजॉय करो। और आई थिंक निर्वाण पाने के बाद, जैसे कि हम ध्यान और मेडिटेशन में आने के बाद, हम संसार की हर चीज़ को और ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। यस। नहीं तो सिर्फ अगर हम संसारिक चीज़ों में होते हैं तो हम बल्कि स्ट्रेस और हम हमेशा एंजाइटी और किसी ना किसी दुख सुख में रहते हैं। बट ध्यान से जुड़ने के बाद आई थिंक सब कुछ ही बहुत खूबसूरत सा लगने लगता है। तो मैं सबको ये कहूँगी कि अगर लाइफ को कंप्लीट एंजॉय करना है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, आप ध्यान ले आइए अपने जीवन में, देखिए फिर संसार आपका कितना खूबसूरत हो जाएगा। सो जैसा कि विभा जी ने कहा, हम सब भी जुड़ते हैं ध्यान से और अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना लेते हैं। अब हम लेके चलते हैं उनको नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों की बारात। सो मैम, सर, हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है यादों की बारात, और आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी और आपको जुड़ी उनसे सभी मेमोरीज और इमोशंस को हमारे साथ शेयर करना है। सो देखते हैं फर्स्ट तस्वीर स्क्रीन पे। मैम, आपकी शादी की तस्वीर है ये। जी। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। ऐसे लग रहा है जैसे कि पुराने फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी। सो कौन से ईयर की बात है ये? ये 1986, 13 फरवरी 1986। सर, आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपने मैम को देखा दुल्हन में? Obviously बहुत अच्छा लगा था। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये भी हमारी शादी की ही है। ओके। वरमाला की बात वरमाला की बात की है। उस समय देखिए एज छोटी थी, शादी हो रही है, तो उस समय मिक्स भी नहीं कहूँगी मैं, उस समय बस एक तरीके से ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय आप ना बिल्कुल जीरो स्टेट में होते हैं। कहते हैं कि इमोशंस हैं, ये है, पर उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब मैं अब बता सकती हूँ कि उस समय कोई भी फीलिंग नहीं थी, बस जैसे सब कुछ हो रहा है। आई थिंक वो फ्रोजन फीलिंग कहते हैं ना कि हाँ। फीलिंग मतलब जिस समय विदाई हो रही है, जैसे बहुत लोगों को देखा इतना रोते हैं, ये करते हैं, उस समय मुझे कुछ रोना भी नहीं आया, क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि कभी हम घर से दूर कभी गए नहीं। ये बाद में पता चलता है, जब शादी होने के कुछ समय बाद, कि अरे अब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी हमें पूछना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, ये क्या? तब पता चलता है कि हमने क्या खोया है। उस समय नहीं, उस मोमेंट में नहीं। उस मोमेंट में तो एक मजा जिसे कहना चाहिए कि वाओ कितनी बढ़िया साड़ी पहनाई है, कितना अच्छा मेकअप करा है, ये है सब, हमको पहली बार ऐसा लाइफ का इम्पोर्टेंस पहली बार ऐसा मिला था कि सब आप ही को आके ग्रीट कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हो, कितना ऐसा है, कितना है। तो वो सब कुछ अच्छा लग रहा था, मतलब बस अच्छा भी क्या, मतलब बस एक अजीब सी फीलिंग थी। पर बाद में पता चलता है, बाद में इतना रोई हूँ कि गंगा जमुना भर दी है, पर मैं विदा के समय बिल्कुल नहीं रोई। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस इस फोटो से है जुड़ा हुआ? वो ये फ्रोजन फीलिंग वाली बात है कि भाई हो रही है, शादी तो होनी है। बिल्कुल। सो इतनी यंग एज में हुआ करती थी कि उस समय कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता था। आज के टाइम में तो बच्चे मिलके और सोच समझ के शादी करते हैं। जी। देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। वाओ, ये तो बहुत दिल के करीब मेरे है। इसमें देखिए शास्त्री सर भी हैं, पत्री सर भी हैं, और कितने सारे हमारे सब मास्टर्स यहाँ पर हैं। और हम MYDK में पत्री सर के साथ हम लोगों ने ये ग्रुप फोटो लिया था। तो
MYDK हम लोग जाते थे और उसकी तैयारी पूजा जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग कई महीने पहले से शुरू कर देते थे। और ऐसे जैसे घर में शादी होती है ना, तो उसकी तैयारी होती है, एक एक चीज़ को ध्यान से आपस में शेयर करना कितना बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं। तो शास्त्री सर हमारी टीम के लीडर हुआ करते थे। तो शास्त्री सर के साथ हम लोग सब ऐसे मिलकर काम करते थे कि हम में से किसी को ये पता नहीं होता था कि हम कहते हैं कि शास्त्री सर लीडर, वो नहीं कहते थे कि मैं लीड कर रहा हूँ, वो कहते थे आप कर रहे हैं। वो सबको हमेशा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं शुरू से शास्त्री सर। पर हम सब इतने प्यार से ये काम किया करते थे। और ये लास्ट जब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया MYDK, तब हम लोगों ने ये पिक्चर क्लिक करी है। तो उस समय हम लोग ना इतना खुश थे कि हमने एक इवेंट को अचीव कर लिया और सब यहाँ से खुशी खुशी विदा हो रहे हैं, बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। जो एनर्जीज हम सबको बांटना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने MYDK करा, ये महायोग ध्यान कुंभ हमने करा, तो वो जो हमारा पर्पस था, वो पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से 100% 200% हमने अचीव किया। तो वो जो खुशी हम सबके चेहरे पर आपको दिख रही होगी कि हम लोग इतना खुश हुए थे उस समय की हम आपको मैं पूरे तरीके से नहीं बता पा रही हूँ। शायद सर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 2-3 महीने पहले से पूरी तैयारी में लगे रहना, कौन बच्चा क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको शास्त्री सर मैनेज करते थे। चाहे वो स्टेज का काम है या टेंटिंग का काम है या फूडिंग का काम है, कैटरिंग का, एकोमोडेशन का, कुलविंदर सर, हम सब पूरी टीम के साथ शास्त्री सर के साथ कोऑपरेट करते थे। और वो सर, शास्त्री सर कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने करा है, वो हमेशा हर एक को कहते थे कि मैं इन सब के साथ काम कर रहा हूँ, सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही खूब। सो देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे पत्री सर के साथ। हम लोग अमृतसर के टूर पर गए थे हम लोग। तब पत्री सर गोल्डन टेम्पल नहीं गए थे, पर हम लोग सारे लोग जो इसमें दिख रहे हैं, कुलविंदर सर वगैरह, हम लोग सब गए थे। तो इतना अच्छा सर के साथ लगता था ना पूजा जी, कि एक जैसे फादर आपको बच्चों को सबको लेकर जाते हैं ना, और आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं उसकी अम्ब्रेला के नीचे। तो इस तरीके से हम लोग पत्री सर के साथ नहीं भी जाते थे, यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर, मतलब हर वक्त हमको ऐसा लगता था कि एक अम्ब्रेला है हमारे ऊपर और उसने हमको धूप से, हवा से, बारिश से, सबसे सिक्योर कर रखा है। और वो आज भी कर रखा है, वो अम्ब्रेला हमारे ऊपर आज भी है पत्री सर की। तो बहुत दिल के करीब हैं ये सब कुछ चीजें मेरे। बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये मैडम वही एंजॉय करते हुए है हम लोग सब नैनीताल में गए थे हम लोग। तो ऐसे ही एक स्टोन पर बैठ के हम तीनों सिस्टर्स ने ये तो फोटो में आपकी वो छोटी सिस्टर हैं जिन्होंने आपके ध्यान के लिए मोटिवेट किया। ये शक्ति, ये स्कर्ट वाली हाँ, छोटी सिस्टर आपकी। यस वो है जिसने हमको फोर्सफुली ध्यान में लाई जो हमें। सो ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये हमने दिवाली पर खिंचवाई थी। ये दोनों बेटे हैं मेरे, एक बड़ा बेटा पारस और छोटा वैभव। काफी ये पुरानी तस्वीर है, जैसे आपने बताया कि अभी तो दोनों मैरिड हैं। जी। तो ये तो बहुत पुरानी है, ये तो मेरा ख्याल आज से 98 के करीब 20-22 साल पुरानी। ओके। सो नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे मसूरी। ओके। रिफ्रेश होने के लिए। तो ये फोटो वहाँ खिंचवाई। बहुत ही खूब। आप बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं सर। नेक्स्ट पिक्चर। ये मेरे पत्री सर के साथ की ये मेरी वो है। और इस समय देखिए आप पत्री सर का प्यार देखिए, बहुत ही प्यारी पिक्चर। एक बाप ही अपनी बेटी को इस तरीके से गले लगाकर और उसकी बात को बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनता है। ये कोई और नहीं सुन सकता, भाई नहीं सुन सकता, पति नहीं सुन सकता इस तरीके से, कोई नहीं, कोई फ्रेंड भी शायद ऐसे नहीं सुन सकता है। एक फादर जो होता है ना, वही अपनी बेटी को इस तरीके से और ध्यान लगाकर उसकी बात की वो क्या कह रही है,
इस समय वो सारी दुनिया से हटा हुआ है, वो बाप, और वो सुन रहा है। और मैं इस समय पता है क्या बता रही हूँ, बुद्धा सीरीज आई थी तो मैं पत्री सर को ये बता रही थी कि सर एक बुद्धा सीरीज आई है, उसके अंदर इस तरीके से बताया गया। तो पत्री सर इतने ध्यान से, इतने प्यार से उन्होंने प्यार से सुनाना कि आज भी जब ये फोटो देखती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं कि वो प्यार ना मैं पर अभी भी फील वही करती हूँ, कहीं भी डिस्टेंस नहीं लगता। जैसे आपने अपना विशाखापट्टनम का एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप उससे कभी आज तक बाहर नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, जब तक आप उसे फील करना चाहते हैं आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। बिल्कुल। सो ऐसे ही फोटो में भी साफ आपके इमोशंस दिख रहे हैं कि आप उस समय कितने कनेक्टेड और प्यार भरा महसूस कर रहे हैं। सो बहुत प्यारा से राउंड रहा यादों की बारात, और हम उनको लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है रैपिड फायर। सो सर और मैम, स्वागत है फिर से आपका। और रैपिड फायर राउंड है ये हमारा, जिसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे कुछ, और उसका आपको कुछ एक शब्द में या एक लाइन में जवाब देना है। सो पहला सवाल, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ बताइए। कोऑपरेटिव। मैम? नॉटी बॉय। बहुत नॉटी बॉय। आपको मैं कल का बताती हूँ इंसिडेंट, आप बिल्कुल कहेंगे मिस्चीवियस नहीं, नॉटी। मैं कोई नमकीन खा रही थी और मेरे हाथ में था, ऐसे पास में से निकले और मेरा हाथ छोटी क्लास का बच्चा करता है। तो ये नॉटी बॉय, बट दैट कीप्स द लव अलाइव। यस। आपकी कोई ऐसी कमी जो आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मेरा थोड़ा जोर से बोलना। मैडम, मैं इनके बारे में कहूँगी ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ मैं कहीं स्लो पड़ जाती हूँ तो इनकी एनर्जी से काम चल जाता है। एक्सीलेंट। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। हर फील्ड में कोऑपरेट करना, मेरी गलत बात को बिल्कुल दबा देना। और मेरे को इनकी कोई ऐसी गलत कुछ नहीं लगता कि कहीं कोई गलत है, इनका कुछ मुझे दबाना है या कुछ है। मैं इनके साथ कंप्लीट हूँ। मुझे अगर कोई सेकंड ऑप्शन दे कि ये या वो, तो मैं कहूँगी ये। बहुत खूब। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? अगले जन्म में वही साथ। अरे वाह। मैं मेरी बकेट लिस्ट में तो पिरामिड्स बनवाना है जगह जगह, तो वो ड्रीम ऑफ कोर्स पूरा होगा। बिल्कुल। पर कितना टाइम लेगा ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल, गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ज़रूर आपका ये सपना पूरा होता रहेगा। जब तक हम हैं और जब तक आगे पीढ़ियाँ चलती रहेंगी, ये चलता रहेगा। सो अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी है? मैं बता देती हूँ, ये शायद नहीं बता पा रहे हैं। मैं इनके कंपैरिजन में थोड़ा लेजी हूँ। ये मैंने अभी बताया, बहुत एक्टिव हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, अभी ये कहाँ हैं पता नहीं। मैं इतनी ऐसे नहीं करती हूँ, तो मुझे इनको मैच करने के लिए उतना एक्टिव होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं उतनी एक्टिव, उतनी नहीं तो कुछ तो और ज़्यादा हो जाऊँ। क्या बदलना चाहेंगे अपने? सेल्फ सफिशिएंट है, कोई बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत लवेबल है। सो आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? अध्यात्म में आने के बाद पेशेंस, धैर्य बहुत आ गया। सबसे बड़ा सबक ये, धैर्य आ गया। गुस्सा थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता है अभी, और परिस्थिति स्थिति को समझना तरीके से आ गया, उसे फेस करना आ गया। बिल्कुल। मैम? देखिए, मुझे तो जो मेरे अंदर चेंज आया वो सबसे ज़्यादा ये आया कि मुझे चीज़ों को समझना आ गया, पेशेंस आ गया। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सरेंडरनेस आ गई। पहले ऐसा लगता था मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही करूँगी, मैं ही करना जानती हूँ, जैसे दुनिया में कोई और तो जैसे ये कर ही नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है। अब
जैसे पहले मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ये था कि मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है। अब ऐसा पता चलता है कि जब हम देखते हैं, अब आपको समझना आ गया कि अरे ये तो क्वालिटी इनमें मेरे से भी ज़्यादा है, अरे ये तो मैं तो अभी पहले पायदान पर हूँ, ये तो 10वें पे है, जो पहले नहीं लगता था। पहले हम लोग सब चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, Yes. बट अध्यात्म में आने के बाद सरेंडर आ जाता है यस, कि- अब समझ में आ गया ना, आप सिर्फ करिए और देखने छोड़ वाला दीजिए, देख रहा है। देख रहा है। और आपको दूसरे का भी ऐसा फील होता है कि हाँ वो भी मेरे से ज़्यादा कैपेबल है, एक अकेली मैं ही दुनिया में नहीं। बिल्कुल। पहले ऐसा लगता था मैं ही हूँ। सो मैं हट गई अभी। मैं वो वाली मैं खत्म हो गई। हम्म, ऐसा नहीं कि मैं खत्म हो गई, क्योंकि पत्री सर कहते हैं कि मैं को बिल्कुल डिमोलिश भी नहीं करना, क्योंकि मैं भी कहीं जरूरी भी है, बिल्कुल। पर कहाँ रखना है और कहाँ उसे खत्म करना है वो पता चल गया, डिफरेंस दोनों में कि कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है। ये पत्री सर ने हमको सिखा दिया। सो सर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहली मूवी आप दोनों ने साथ में कौन सी देखी? सबसे पहली मूवी हमने मर्द देखी थी, और उस समय इनकी छोटी सिस्टर भी साथ में थी। आपको कैसे परमिशन मिल गई घर से? तो मैडम परमिशन के साथ ही हम आए थे, क्योंकि बिना पेरेंट्स की परमिशन के तो हम घर से नहीं निकल सकते थे उस समय। और छोटी सिस्टर मेरे साथ थी, क्योंकि आप समझिए कि 3 घंटे की तो मूवी होती है और 1-2 घंटा आप खाने पीने में इसमें उसमें, तो 5-6 घंटे के लिए बाहर निकलना बिना परमिशन के तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उस समय की ये सब कुछ अजीब नहीं लगता था। ठीक है, सिस्टर साथ में है तो है, अच्छा है। तो उस टाइम पे भी काफी इनोसेंस और बचपना जी। रहता था रिलेशनशिप में। सो यही आपका घूमने का पहले प्रोग्राम बना, या फिर आप उससे पहले भी कहीं गए मिले? पहले कहीं नहीं गए, बाकी ये प्रोग्राम बनने के लिए भी कितने हाथों से मैसेज पहुंचा होगा इन तक, ये देखिए ना आप। हाँ। टेलीफोन तो था नहीं। सो बहुत ही प्यार भरा रहा आपका ये रैपिड फायर राउंड। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं, जिसका नाम है हिम और हर, और आप दोनों के पास एक प्लग कार्ड है, और आपको मैं एक सवाल पूछूंगी, और आपको जो भी उसका आंसर लगेगा उसकी तरफ इस प्लग कार्ड को पॉइंट आउट करना है। तो चलें शुरू करें। तो पहला सवाल आप दोनों के लिए, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? मैम, मैं इमोशनल हूँ, आपने भी देखा भी, मैं जब बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा शायद टच ही इमोशंस करते हैं। मुझे कुछ आपका रुपया, पैसा, सुंदरता, ये वो कुछ शायद अट्रैक्ट नहीं करेगा, पर इमोशंस मुझे बहुत जल्दी मेरे यहाँ पर ना टच करते हैं कि, और ये थोड़ा सा इस मामले में प्रैक्टिकल है। बहुत ज़्यादा। मैं कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल। सो नेक्स्ट सवाल, आप दोनों में से कौन एक बार में फोन नहीं उठाता? ऐसा क्यों सर? इनकी नेचर में है। मेरी मैंने नेचर भी में है कि मैं आराम से फ़ोन उठाता नहीं, 5-7 बेल हो जाएंगी, और बड़ा कूल रहता हूँ। जैसे बेचैन हो जाते हैं घर में सबकी, फ़ोन आ रहा है, घंटी बज रही है, बजने तो कोई बात नहीं। और मैम दूसरा इनका सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप जब बात कर रहे हो, अब भी जैसे सपोज इन्होंने किसी भी कारण से फ़ोन करा, जैसे ये चीज़ लानी है, आप उसके बाद भी कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ लानी है, तो हाँ या ना में जवाब दे दिया, उसके बाद आपके सेंटेंस मुंह में रह जाते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। कई बार तो 2-2, 3-3 बार हमें फ़ोन करना पड़ता है, अरे भैया बात तो पूरी सुन लिया करो। जल्दी में रहते हैं। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? मुझे जल्दी आ जाता है गुस्सा। हर चीज़ में जल्दी है ना। हर चीज़ में जल्दी है, कहीं जाना है तो जल्दी है, कहीं से वापसी आना है तो जल्दी है, किसी के घर जाना है तो ज़्यादा देर नहीं बैठना, फिर वापसी की जल्दी है, वो ज़रा जल्दी दिमाग में रहती है, इसलिए ज़रा सा इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं आपसे, आप दोनों में से कौन घूमने फिरने को ज्यादा पसंद करता है? वो दोनों। दोनों। हम दोनों को शौक है, और घूमने का मतलब ये नहीं है कि कहीं अब्रॉड जाना है या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। घूमना मीन्स घूमना, कहीं भी घूमने के लिए चले जाएं, हम इंडिया गेट चले जाएं या कहीं भी सेंट्रल पार्क चले जाएं, कहीं मतलब टाइम स्पेंड टाइम करना। स्पेंड कि अकेले टाइम को स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम। क्वांटिटी से मतलब नहीं होता हमारा, क्वालिटी से मतलब ज़्यादा होता है। ये नहीं कि पिक्चर जाना है तो टाइम पास करना है,
वो जाना ज़रूरी है, या पैसे खर्चने कहीं जाना भी ज़रूरी है, क्वालिटी होनी चाहिए। एक्सीलेंट। सो मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ आप दोनों से। आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? यही ज़्यादा। आज ही हमारे ऑडियंस भी डिसाइड कर लेंगे। सो आप दोनों में से कौन ज़्यादा सोता है? मी। बहुत जल्दी, मेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती जल्दी नींद आ जाती है। आप दोनों में से ज़्यादा फूडी कौन है? नहीं, दोनों में से कोई। दोनों सात्विक भोजन खाने में? यस। हम बनिया फैमिली से हैं, गुप्ताज हैं, आपने हमारे नाम के आगे देखा। तो हम लोगों के यहाँ मतलब इसे भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं कहूँगी कि हम पैदा ही ऐसे घर में हुए जहाँ सात्विक भोजन ही खाया जाता है, तो हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। थैंक यू सो मच विभा जी एंड राजीव जी, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक आम इंसान के लिए शायद वो मिरेकल्स होंगे, बट क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है और मैंने सुन के महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ध्यान से जुड़ना चाहिए और पिरामिड एनर्जी जैसे आपने बताया तो इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और संसार में रह के आपने कैसे निर्वाण को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आप पहले भी इंजॉय करते थे लेकिन उसको और खुशहाल बनाया और कितनी लाइफ्स को टच किया। सो थैंक यू, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। और अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए दें। मैं ज़रूर एक बहुत सुंदर सा मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहूँगी कि संसार में निर्वाण, पत्री सर का ही ये टैगलाइन है, संसार में निर्वाण। क्योंकि पत्री सर ने कहा कि हम संसार में आए किस लिए हैं। संसार में हम आए हैं संसार को जीने के लिए, सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अगर हमको भेजा गया है यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो हमें एक्सपीरियंस करना है। शादी हुई है तो शादी को निभाना है। ये नहीं कि परिवार में बच्चे रो रहे हैं, सास ससुर परेशान हो रहे हैं, पति परेशान हो रहे हैं और मैं ध्यान में बैठ गई। ये पत्री सर ने बिल्कुल मना करा कि आपको दोनों कामों में बैलेंस आना चाहिए। कर्तव्य पहले है, पहले अपने कर्तव्य पूरे कर लीजिए आप, फिर उसके बाद अपने निर्वाण के बारे में सोचिए। तो पत्री सर ने हमारे जीवन में एक इतना सुंदर ध्यान को हमारे जीवन में जो डाला, उन्होंने ध्यान का सूत्र, उससे हमको पता चला कि जीवन को जीना किस तरीके से है। निर्वाण भी जरूरी है क्योंकि वो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए जरूरी है, पर संसार में रहना भी जरूरी है क्योंकि संसार में आए हैं। तो दोनों चीजों में हमको बैलेंस बनाना है, संसार भी जीना है और निर्वाण भी प्राप्त करना है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि संसार भी जरूरी है और निर्वाण भी जरूरी है, पर संसार को जिए पूरे तरीके से, और इसको जीने का तरीका ध्यान ही है। यदि जीवन में ध्यान आ गया तो आप देखेंगे कि आप इस संसार को, जो आपको कल तक वजन लग रहा था कि कैसे जिए, बहुत मुश्किल है, इतने सारे मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे निभाऊं, मेरे कंधे तो बहुत छोटे हैं, इन पर तो इतना वजन मुझसे सहा नहीं जा रहा, परंतु ऐसा नहीं है। ये बहुत ब्रॉड है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ध्यान से ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ब्रॉड बन जाते हैं। ध्यान के साथ साथ पिरामिड का इस्तेमाल अवश्य करें, उसे जानें, इस्तेमाल करें, फिर जानें, उसकी एनर्जी प्राप्त करें। सिर्फ पिरामिड पर निर्भर ना रहें, ध्यान साथ में करें। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हीलिंग मेरी हो जाएगी, मैं सही हो जाऊंगा पिरामिड से। मैं हमेशा मना करता हूँ, ध्यान के साथ पिरामिड ऊर्जा बढ़ाएगा, बिना ध्यान के कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान के साथ पिरामिड आप अवश्य यूज़ करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो देखा आप सभी ने कैसे जीवन जीने की कला का आज इन्होंने मूल मंत्र हमें सिखाया कि अध्यात्म में जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हम कोई सन्यासी बन जाते हैं, बल्कि अब संसार में रहकर अपनी लाइफ को कैसे और एंजॉय करना है निर्वाण के साथ, वो सीखना हमने आज इनसे सीखा। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए PMC हिंदी से। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए कपल से। थैंक यू।